हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऐतिहासिक वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। और दोस्तों, अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म पड़ा हुआ है, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगी। आपको दोस्तों आज पता लगेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। पूरा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आज आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। सारे सवाल आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा और इसी आधार पर अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। अब हमारे द्वारा दोस्तों डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की जाएगी। इन सीरीज को आप अपनी परीक्षा तक फॉलो कीजिएगा। 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा और 2024 में आपको वर्दी मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा एक सवाल पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। दोस्तों आप सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस राजवंश का संस्थापक था? ये दोस्तों गुलाम वंश। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गुलाम वंश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन सा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुब्बत उल इस्लाम कौन सी दोस्तों? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये दोस्तों मुस्लिम ये पहली मस्जिद थी। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कौन सी दोस्तों? कुतुब मीनार इसका दोस्तों निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ये बात आपको नोट करके रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अब दोस्तों आपको मैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बताता हूँ। दोस्तों लक वक्स की उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। सैयद वंश इसका संस्थापक कौन था? खिर्ज खां। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल है? चार ऑप्शन आपके सामने दे के रखे हैं। अगर आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके दोस्तों पांचों सदस्यों के नाम याद हैं तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से बता सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप इसमें गलती कर देंगे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, चीन। मैं आपको बता दूं भारत इसमें शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं जहां जहां पर भारत है उस ऑप्शन को आप पहले ही काट दीजिएगा। यहाँ पर भारत है नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप भारत है नहीं है। जापान भी इसके अंदर शामिल नहीं है तो ये भी काट दीजिएगा। हमारा ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दोस्तों रूस, यूके, फ्रांस, चीन ये सारे देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी खेती जायद फसल के रूप में होती है? कपास, गेहूं, तरबूज, सोयाबीन। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है जायद की खेती दोस्तों कौन सी होती है। ये तरबूज की फसल। ये दोस्तों कैसी फसल है? ये जायद की फसल है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं गेहूं ये दोस्तों किसकी है? गेहूं दोस्तों किसकी फसल है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोसांग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पूछा गया है। सिक्किम में, झारखंड में, उड़ीसा में, मेघालय में। याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता लोसर कौन सा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता लोसर ये कहाँ पर मनाते हैं? ये दोस्तों मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पर? ये मनाया जाता है लद्दाख में। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है आपका लोसांग। तो लोसांग फेस्टिवल मनाते हैं सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन से बनने वाले सवाल देखिएगा। मेघालय में बहुत फेमस फेस्टिवल मनाते हैं बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय। झारखंड का बहुत फेमस फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? ये भी झारखंड का है। इसके अलावा और दोस्तों उड़ीसा का बहुत फेमस है रज पर्व। कौन सा? रज पर्व। एक है दोस्तों नुआखाई। कौन सा? नुआखाई। और एक दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा। ये सब कहाँ के हैं? ये सब उड़ीसा के हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में परमवीर चक्र द्वारा सर्वप्रथम किसे नवाजा गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को नवाजा गया है, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को नवाजा गया है, कैप्टन विक्रम बत्रा को नवाजा गया है, अनिल चौहान को नवाजा गया है। दोस्तों आपको बता दें भारत में परमवीर चक्र द्वारा सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा जी को नवाजा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनिल चौहान। तो दोस्तों आपको याद होगा भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? दोस्तों आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत। इनकी दोस्तों मृत्यु के बाद दोस्तों कौन बने हैं सीडीएस? तो आपको याद होगा अनिल चौहान जी। कौन बने हैं? अनिल चौहान जी बने हैं, याद रखिएगा। दोस्तों इससे दोस्तों आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना है, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दोस्तों वीरता के उपलक्ष्य में दिए जाते हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपको पढ़कर जाने हैं अपनी परीक्षा के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नौटंकी, चरकुला, रासलीला, झोरा का संबंध किससे है? प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है कि लोक कला है? दोस्तों आपको याद होगा जो नौटंकी हो गई, चरकुला हो गया, रासलीला हो गया, झोरा हो गया, ये सब के सब दोस्तों एक प्रकार के लोक नृत्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये नौटंकी, चरकुला, रासलीला, झोरा ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं कथक दोस्तों कहाँ का क्लासिकल दोस्तों डांस है? तो आपको याद होगा उत्तर भारत का, और इसके बहुत फेमस कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, और ये सब दोस्तों कथक से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैलकाटा क्रोमोसोम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मार्गरेट एटवुड, जेरी पिंटो, जोनाथन स्ट्राउट, अमिताभ घोष। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। द कैलकाटा क्रोमोसोम ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों पुस्तक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ऑथर आपकी परीक्षा में एक सवाल फिक्स है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसको दोस्तों हाथ से नहीं जाने देना है। आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। 100% आपको सफलता मिलने वाली है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। भारतीय आईटी अधिनियम वर्ष 2000 में संशोधन कब किया गया? 2005 में किया गया, 2008 में किया गया, 2004 में किया गया, 2006 में किया गया? दोस्तों आपको बता दें भारतीय आईटी अधिनियम वर्ष 2000 में संशोधन कब हुआ था? ये वर्ष 2008 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और बताना है। जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 जीएसटी पूरे भारत में लागू हुई थी। आपको दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं 2023 के अंदर, और दोस्तों नरेंद्र मोदी से संबंधित चलाई जा रही जितनी योजनाएं सारी पढ़कर जाएगा। 1 से 2 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोटबंदी कब की गई थी? याद रखिएगा नोटबंदी कब हुई थी? जल्दी से बताएं। 8 नवंबर 2016 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोटबंदी से पूर्व 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? कुछ इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा गया था। इसका आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर इसका आंसर बता सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, महमूद गजनवी को, अलाउद्दीन खिलजी को? दोस्तों आपको बता दें दिल्ली का पहला सुल्तान किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अगर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा घराई और चराई। अगर आपसे पूछा जाए घराई एंड चराई, घराई और चराई, ये टैक्स किसने लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दोस्तों आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही आर्मी बेसिस पर दोस्तों लोगों को रखा था। आर्मी रिफॉर्म करने वाला कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर या हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? दोस्तों आपको इन दोनों में तो
कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप नोट करके रखिएगा। ये लैक्टोमीटर दोस्तों ये दूध से संबंधित होता है। किससे? दूध से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ये दोस्तों उस टाइम का सवाल पूछा गया था जब दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था। अब दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में आई थिंक ये चारों, हम्पी का स्मारक समूह, खजुराहो का स्मारक समूह, सांची के बौद्ध स्मारक, भीमबेटका का शैलासर, ये चारों के चारों बौद्ध, ये चारों के चारों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अभी यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, इसको आप दोस्तों स्किप कर देंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। इससे दोस्तों आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा अभी हाल ही में 8वां अजूबा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को घोषित किया गया। याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों विश्व का 8वां अजूबा किसको घोषित किया गया है? कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ, पाक जलडमरू। दोस्तों आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा होती है। कौन सी? मैकमोहन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा दोस्तों किसके बीच में है? तो दोस्तों आपको याद होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाक और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू, इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 सितंबर। माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस ये दोस्तों कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ से आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल मैं आपको बताता हूँ, 7 सितंबर, इसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस, पुलिस दिवस याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है अपने भारत देश के नई दिल्ली में हुई है। और दोस्तों इसीलिए ये पहली बार मनाया गया वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस। कब? 7 सितंबर को। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से, रूस से। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप सब जानते हैं जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों आपका कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डीपीएसपी। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है डीपीएसपी। कौन से भाग है इनका? भाग नंबर 4, माफ कीजिएगा, भाग नंबर 4 ये दोस्तों इनका भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा अमेरिका से क्या लिया गया? संविधान, माफ कीजिएगा, अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कर्तव्य नहीं अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं आपकी रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से ली गए? रूस से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आई होप दोस्तों आपने सभी को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, टका, बिर, शिलिंग। तो दोस्तों आपको बता दें इथोपिया की मुद्रा है बिर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा इथोपिया, अदिश अबाबा, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ अदिश अबाबा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों याद रखना, ये अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है अदिश अबाबा में। और दोस्तों आपको बता दें ये अदिश अबाबा G20 में, किसमें? G20 में अभी तक दोस्तों 19 देश शामिल थे और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल था। लेकिन अब 2023 में दोस्तों G20 में 2 संगठन शामिल हो चुके हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन है और एक दोस्तों कौन सा है? एक दोस्तों आपका है यूरोपियन यूनियन और दोस्तों कौन सा? एक अफ्रीकी संघ। ये याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
अभी हाल ही में किस संगठन को दोस्तों शामिल किया गया? अफ्रीकी संघ को किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? बोत्सवाना, बहरीन, ब्रुसेल्स, ब्यूनस आयरस। दोस्तों आपको याद रखना है जो अर्जेंटीना है इसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस, तो ब्यूनस आयरस आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम, इसमें किसका मुख्यालय स्थित है? नाटो का मुख्यालय स्थित है और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ये तो हो गए 2 सवाल, लेकिन आपसे और पूछ सकते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। और नाटो में कितने देश शामिल हैं? 31 देश शामिल हैं। और दोस्तों अभी तक 30 देश शामिल थे, लेकिन अभी हाल ही में फिनलैंड को, किसको? हाल ही में फिनलैंड, इसको दोस्तों 31वां मेंबर बनाया गया है नाटो का। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बनाया गया है? ये बनाया गया है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? सार्वभौमिक अधिकार समीक्षा, मानवाधिकार समिति, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक समिति। याद रखिएगा ये दोस्तों मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है। ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। तो फ्रांस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जीएसटी से बनने वाले सारे सवाल मैं आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कैसा कर है? ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष। ये दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन विजय केलकर की समिति की सिफारिश पर जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017। इतना तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब दोस्तों 2 ऐसे सवाल जो दोस्तों कंफ्यूज करते हैं। एक होता है जीएसटी, एक होता है जीएसटी काउंसिल। इन दोनों का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में? अगर आपसे जीएसटी पूछे 246A इसका उल्लेख किया गया है जीएसटी में। तो अगर आपसे पूछे जीएसटी काउंसिल 279A इसका उल्लेख दोस्तों किया गया जीएसटी काउंसिल में, यानी कि आर्टिकल 279A ये दोस्तों जीएसटी काउंसिल से संबंधित है और 246A ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला सवाल, वर्ष 1913-14 के टाना भगत आंदोलन का नेता कौन था? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, महिपाल जगत राणा या जतरा भगत। याद रखिएगा 1913-14 में के टाना भगत आंदोलन का नेता था जतरा भगत। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप हर तरीके का सवाल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और जुड़े रहिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? 1946, 48, 2006, 2017। याद रखिएगा मानवाधिकार परिषद इसका गठन किया गया था वर्ष 2006 के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। दोस्तों आपको बता दें 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख था। इसमें दोस्तों ये फारसी भाषा शामिल नहीं थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपको बताते हैं हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी? 14 भाषाओं का उल्लेख था हमारे मूल संविधान में। फिर होता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। फिर होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर दोस्तों 3 भाषा को जोड़ा गया था। नमक। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाती हैं। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन होता है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। तो दोस्तों याद रखिएगा निम्न में से राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है आपका राजस्व सचिव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी खापली निम्न में से किसकी उच्च उपज वाली फसल है? चावल, चाय, सरसों, गेहूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं कृषि से संबंधित 2 से 3 सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी पर रोक, ये दोस्तों किससे संबंध रखता है? स्वतंत्रता के अधिकार से, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या समानता का अधिकार है? दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, इन दोनों में दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आर्टिकल 23 और 24 आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है सभी परीक्षाओं के लिए। आर्टिकल 23 में दोस्तों क्या क्या कहा गया? मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम पर रोक, ये सब बातें आर्टिकल 23 में बोली गई हैं। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हो, ये बात आर्टिकल नंबर 24 में बोली गई। और इन दोनों आर्टिकल को कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब दोस्तों आपको याद होगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 में है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, तो दोस्तों आपको याद होगा। अब दोस्तों समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितना होता है? कुछ ऐसा सवाल था, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। याद रखिएगा, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञ का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 3, 5, 7, 6। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 विद्यालय हैं। ये थे दोस्तों प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछे गए थे। और दोस्तों 1-2 सवाल और थे, वो दोस्तों थोड़े बड़े बड़े सवाल थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया हुआ है। वो बड़ा दोस्तों स्टेटमेंट बेस वाले सवाल थे। वो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूरा पेपर हल नहीं करना होता, आपको केवल उतना हल करना होता है जितना आपसे हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप दोस्तों ज़्यादा करने की कोशिश में रहेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वो सवाल है जो आपके परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम 1 से 2 दिन के अंदर केवल आपको वो सवाल बताएंगे जो आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपनी सीरीज शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। 100% आपको सफलता दिलाने वाली सीरीज होगी। हम दोस्तों हिंदी, जीके, जीएस के दोस्तों प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करने वाले हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।